हेलो गाइड्स, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्या समझते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी विच डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे इकोनॉमिक की एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर स्टडी करते हैं। जब हम किसी एक चीज के ऊपर स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्जाम्पल के तौर पर एक आदमी की वेजेस या एक आदमी की सैलरी कितनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप क्या समझते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी व्हिच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ द एग्रीगेट ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो जब हम टोटल के ऊपर स्टडी करते हैं या इसी को हम बोलते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है ओवरऑल सबके ऊपर, हमारी टोटल इनकम कितनी है, हमारी टोटल सेविंग कितनी है, टोटल कंजम्पशन कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो जब हम टोटल के ऊपर स्टडी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैरसिटी। स्कैरसिटी से आप क्या समझते हैं? स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। हमारी जो इकोनॉमिक्स है, हमारे जो अर्थव्यवस्था है, उसमें हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं वो कम होते हैं और हमारी जो वांट होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो जहां पर सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन को हम स्कैरसिटी कहते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमिक। हमारे इकोनॉमिक में हमारी जो मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो हमें बताना है। द बेसिक रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन ऑल इकोनॉमी इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमारी इकोनॉमिक यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो मेन समस्या है वो है स्कैरसिटी। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है और हमारी वांट है अनलिमिटेड। डिफाइन एन इकोनॉमी। इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल विद द मींस टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें रोजगार देता है, जो हमें लिविंग ऑफ अर्निंग देता है। हमारे आसपास जितने भी ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, जैसे कि रेल की पटरियां हैं, सड़कें हैं, शिप वगैरह हैं, फ्लाईओवर हैं, तो ये सब हमें रोजगार देते हैं, इनसे हम पैसा कमाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम से आप क्या समझते हैं? इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम होते हैं, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम इस चीज का किस चीज में इस्तेमाल करें। अल्टरनेटिव यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट। जैसे हमारे घर में मिल्क आता है 1 लीटर, लेकिन हमें उसको बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करना होता है। हमें उससे चाय भी बनानी है, हमें उससे पुडिंग मतलब खीर भी बनानी है, हमें उससे दही भी बनाना है, हमें 1 गिलास बच्चों को भी देना है। तो यहाँ से हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या समझ से आप क्या समझते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। ठीक है, फॉरगॉन का मतलब होता है छोड़ देना। मान लो हमारे 2 जगह जॉब लग रहे हैं, एक हमारा जॉब 50,000 का लग रहा है, एक हमारा जॉब 40,000 का लग रहा है। तो अगर हम 50,000 का जॉब लेते हैं तो हमें जो 40,000 का जॉब है उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो दोनों में से हमें 40,000 और 50,000 में से कौन सा बेस्ट लग रहा है? 50,000 वाला। लेकिन अगर हम 50,000 वाला जॉब चॉइस कर लेते हैं तो हमें 40,000 वाले जॉब का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बस इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अवसर लागत। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र से आप क्या समझते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफर टू ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा एक जमीन है, अगर हम इसमें खेती कर रहे हैं और हम 2 गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइस और वीट। तो अगर हम पूरे इस स्पेस में वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो राइस 0 होगा। अगर हम वीट 90% प्रोड्यूस करेंगे तो जो राइस है वो 10% प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम वीट का प्रोडक्शन घटाते जाएंगे, राइस का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो इसी को अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 90 और 10 का बनेगा, 80 और 20 का बनेगा, 70 और 30 का बनेगा, 60 और 40 का बनेगा। तो ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, बस इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है,
एक्सप्लेन व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब ये होता है क्या बनाया जाए। द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम बाय एन इकोनॉमी इज टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विस आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। तो हमारे पास क्योंकि रिसोर्सेस यानी कि जो साधन होते हैं वो कम होते हैं, माल बनाने के लिए हमारे पास मैन, मशीन, मटेरियल और मनी होता है, तो ये माल बनाने के रिसोर्सेस हैं। और ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास ये अनलिमिटेड होते हैं, तो हमें इनका सही तरह से यूज करना है। तो हमारे इकोनॉमिक में यही हमारी प्रॉब्लम होती है कि आर टू बी प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटीज, हमें कौन सा माल बनाना है और कितनी मात्रा में बनाना है। ए कंट्री हैज टू डिसाइड वेदर टू प्रोड्यूस लग्जरी गुड्स और नेसेसिटी गुड्स, हम विलासिता यानी कि आरामदायक चीज बनाएं या फिर आवश्यक चीजें बनाएं, हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं या फिर कैपिटल गुड्स बनाएं। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जो चीज हम डेली इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रेड और बिस्किट, या तो हम ये बनाएंगे या फिर हम कैपिटल गुड बनाएंगे। कैपिटल गुड्स मतलब जैसे ट्रैक्टर वगैरह हम जो बनाते हैं या फिर हम कार वगैरह बना सकते हैं, तो उसको हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं। As all the goods cannot be produced desired quantities, हम सब चीजें नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम होते हैं। हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, माल कैसे बनाया जाए, ये हमारा अगला प्रॉब्लम होता है। दिस प्रॉब्लम डील्स विद द सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक, तो हमें दोनों में से एक ऑप्शन चॉइस करना पड़ता है कि हम माल हाथों से बनवाएं लेबरों से, या फिर हम माल मशीनों से बनवाएं कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव मतलब होता है माल हाथों से बनाएंगे, या फिर कैपिटल इंटेंसिव मतलब होता है माल मशीनों से बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बीड़ी और सिगरेट ले लो, अगर हम बीड़ी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें लेबर चाहिए, तो सारा काम हाथों से ही होगा। और अगर हमने सिगरेट बनाने का फैक्ट्री खोला है तो सारा काम हमें मशीनों से ही करना पड़ेगा, तो इसी को हम बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द प्रॉब्लम ऑफ फॉर वोम टू प्रोड्यूस, माल किसके लिए बनाया जाए। It is a problem concerning the distribution of goods and services among factors of production in an economy. Selection of the category of people who will ultimately consume the goods, whether to produce goods for rich or poor. For whom to produce का मतलब ये होता है कि माल हम किसके लिए बनाएं, अमीर के लिए बनाएं या फिर गरीब के लिए बनाएं। जैसे कि मारुति एल्टो है या फिर मारुति की जितनी भी गाड़ियां हैं, मारुति 800 है, एल्टो गाड़ी है, ये सब गरीबों के लिए। और अगर हम इनोवा गाड़ी बनाएं या फिर XL6 वगैरह गाड़ी बनाएं तो ये अमीरों के लिए। तो हमें चॉइस करना पड़ता है कि हम माल अमीर के लिए बनाएं या फिर गरीब के लिए बनाएं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं। यूटिलिटी को हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता। यूटिलिटी रिफर्स टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। तो यूटिलिटी रिफर टू द वांट सेटिस्फाइंग। मान लेते हैं हमें प्यास लग रही है, अगर हम एक गिलास पानी पीते हैं तो पानी में ऐसी कुछ क्वालिटी तो होती होगी जिससे हमारी जो प्यास है वो शांत हो जाती है, बस इसी को हम बोलते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो यूटिलिटी रिफर टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। जब भी हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको हम यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता कह सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल यूटिलिटी। कुल उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। हमारे पास जितनी भी यूनिट है, हम सारी की सारी यूनिट को अगर हम कंजम्पशन कर लेते हैं और उससे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। मान लेते हैं हमारी प्लेट में 4 बनाना यानी कि केले हैं, और अगर हम चारों के चारों केले कंजम्पशन यानी कि इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर खा लेते हैं, तो चारों केले खाने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, उसी को हम टोटल यूटिलिटी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू मीन बाय बजट सेट। बजट सेट ऑल द पॉसिबल बंडल्स which cost less than or equal to consumer money income at the given price. बजट सेट से आप क्या समझते हैं। बजट सेट्स पॉसिबल बंडल होता है, ये कंज्यूमर की जितनी इनकम होती है या तो उसके कम होंगे या फिर उसके बराबर होंगे, उसको अपन बजट सेट कह सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बजट लाइन, आप बजट लाइन से क्या समझते हैं।
Budget line represent all those bundles that the consumer can purchase by spending his entire income at the given price. जब हमारी सारी की सारी इनकम हम खर्च कर दें और हम दो गुड्स खरीद सके तो उसको हम बोलते हैं बजट लाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन गुड्स, या इसको हम कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं। आप कंज्यूमर गुड्स से क्या समझते हैं? कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड विच आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर। दिस कैन बी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस परचेज बाय हाउस होल्ड। तो कंज्यूमर गुड या कंजम्पशन गुड्स से आप क्या समझते हैं? क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, हम सुबह से लेकर के जितनी भी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो ब्रेड बिस्किट हो या फिर मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो या फिर गाड़ियां हैं, कोई भी चीज वो हमारे लिए कंजम्पशन गुड्स कहलाएगी क्योंकि हम कंज्यूमर हैं इसलिए। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स यानी कि पूंजीगत माल से आप क्या समझते हैं? कैपिटल गुड आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। कैपिटल गुड वो गुड्स होते हैं जो कि फर्दर प्रोडक्शन में काम आते हैं। जैसे कि अगर एक जूस वाले ने एक जूस की मशीन खरीद ली है तो वो उसको बेचेगा नहीं, वो उससे और प्रोडक्शन करने के लिए या वो जूस निकालने के लिए वो मशीन लेकर के आया है, तो इसको हम कैपिटल गुड कह सकते हैं। या फिर किसी किसान ने ट्रैक्टर खरीदा तो जो ट्रैक्टर है वो एक किसान के लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगा क्योंकि न तो उसने ट्रैक्टर बेचने के लिए खरीदा है बल्कि उसने खेती करने के लिए खरीदा है। एग्जाम्पल के तौर पर जितनी भी फिक्स एसेट हैं उसको हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं क्योंकि हम प्रोड्यूसर हैं इसलिए। फॉर एग्जाम्पल ट्रैक्टर यूज्ड बाय द फार्मर, अगर एक किसान ने ट्रैक्टर खरीदा है तो ये ट्रैक्टर उसके लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगा क्योंकि न तो वो रीसेल करेगा, न वो उसको ट्रांसफॉर्म यानी कि ना ही उसका आकार बदलेगा, और अगर हमने एक बार ट्रैक्टर खरीद लिया तो इसका बेनिफिट भी हमें कई साल तक मिलता है। तो ऐसी चीजों को हम कैपिटल गुड्स कह सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स? अंतिम उत्पाद से आप क्या समझते हैं? दोज गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन, वो सारी चीजें जो कि प्रोडक्शन की सारी बाउंड्री क्रॉस कर चुकी हैं, आर रेडी फॉर यूज एंड विच वैल्यू एडिशन इज डन आर कॉल्ड एज फाइनल गुड। Hence, these goods are ready for use by their final users. For example, car used by the household, machine used by the producer. तो वो सारी की सारी चीजें जो कि प्रोडक्शन की सारी बाउंड्री क्रॉस कर चुकी हैं उसको हम फाइनल गुड्स कह सकते हैं। जैसे कि हम एक कंज्यूमर है और अगर हमने गाड़ी खरीदी है तो न तो हमने वो बेचने के लिए खरीदी है, ना ही अब उसमें कोई खर्चा करेंगे कि हम उसको ट्रांसफॉर्म वगैरह कर दें, तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स मानी जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने मिल्क खरीदा है तो वो भी हमारे लिए एक फाइनल गुड ही माना जाएगा। हमने मिल्क अपने लिए खरीदा है और अपने खुद के इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स? इंटरमीडिएट गुड्स से आप क्या समझते हैं? दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब रॉ मटेरियल भी हो सकता है। जैसे कि एक फर्नीचर वाले ने अगर एक लकड़ी खरीदी है तो वो लकड़ी क्यों खरीदी होगी? फर्नीचर बनाने के लिए, वो उससे टेबल कुर्सी वगैरह बनाएगा। सेकंड पॉइंट, दीज गुड्स कैन बी यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस। अगर एक फर्नीचर बनाने वाले ने लकड़ी खरीदी है तो क्यों खरीदी है? रीसेल पर्पस से। वो लकड़ी से टेबल कुर्सी बनाएगा या फिर सोफा सेट बनाएगा और उसको वो बेच देगा। द ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ। इंटरमीडिएट गुड्स की तीसरी पहचान होती है, इसको हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है हम उसका आकार भी बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक डेयरी वाले ने दूध खरीदा है तो वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, या तो वो उसका दही बना देगा या उसका पनीर बना देगा या उसका वो घी या मक्खन बना देगा और वो उसको बेच देगा। चौथा हमारा पॉइंट है दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। अभी इसने प्रोडक्शन की सारी बाउंड्री पार नहीं की है, अभी हमें इसमें और भी कुछ खर्चा वगैरह करना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड यूटिलिटी। अगर हम कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें इस्तेमाल करने के बाद कोई भी संतुष्टि मिलती है तो इसी को हम कहते हैं यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता। व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी? और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी? इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि इसको तो हम गिन सकते हैं
जैसे हमने टेबल पर सेब या फिर संतरे वगैरह रख दिए, उसको हम गिन सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस होता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर करते हैं। 21, व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी? इट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता को हम लोग नाप सकते हैं। इसमें हम जो यूटिलिटी है उसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 नंबर से। अंडर दिस अप्रोच द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज यूटिल्स। यूटिलिटी को हमेशा अपन किस में नापते हैं? यूटिल्स में नापते हैं। जैसे हमारे पास 4 चॉकलेट हैं, हम चारों चॉकलेट को गिन सकते हैं 1 2 3 4। हमें जो चारों चॉकलेट को इस्तेमाल करने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसको हम कहते हैं यूटिल्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी? जिसको हम काउंट नहीं कर सकें, जिसको हम रैंक देंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। मान लेते हैं हमने 2 होटलों में खाना खाया। मंडे को हम एक होटल में गए, ट्यूसडे को हम दूसरे होटल में गए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमें जो ट्यूसडे का होटल था जिसमें हमने ट्यूसडे को खाना खाया था, वो वाला होटल हमें ज्यादा अच्छा लगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो कुल उपयोगिता में और सीमांत उपयोगिता में दोनों में आपस में जो संबंध होता है वो हमें बताना है। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग बट रिमेन्स पॉजिटिव, टोटल यूटिलिटी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट। जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घटती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ती है। व्हेन MU इज जीरो, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि सीमांत उपयोगिता जीरो हो जाती है, उस स्टेज पर हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम नेगेटिव, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो फॉल मतलब नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व? आप इंडिफरेंस कर्व से क्या समझते हैं? Indifference curve is the curve which represent all those combination of two commodities which give the same level of satisfaction to a consumer. तो इंडिफरेंस कर्व से हम ये समझते हैं हमारे पास 2 कमोडिटीज हैं और के जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं उनको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? आप मांग से क्या समझते हैं? Demand is defined as the quality of a commodity that a consumer wishes to purchase in the market in a given period of time at various prices of that commodity. Demand हम किसी वस्तु की करते हैं। मान लो हमें कोई कार खरीदनी है लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है, तो वो डिमांड नहीं होगी, वो डिजायर होगी। तो डिमांड के लिए सबसे पहले हमारे पास उस चीज को खरीदने के लिए पैसे होने चाहिए। दूसरी चीज मार्केट में वो कार भी होनी चाहिए। तीसरी चीज विलिंगनेस, हमारे पास जो पैसे हैं कार को खरीदने के लिए वो हमें खर्च करने के लिए हम तैयार भी हो। तो जब ये सारी चीजें हमारे पास होंगी तभी हम उसको डिमांड कह सकते हैं। तो डिमांड को हम इस तरह से डिफाइन करने जा रहे हैं, डिमांड इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ ए कमोडिटी। किसी भी चीज की क्वालिटी जो होती है दैट ए कंज्यूमर विशेस टू परचेज, और कंज्यूमर उसको खरीदना चाहता है इन द मार्केट, मार्केट में किसी भी एक फिक्स टाइम पर और किसी एक फिक्स रेट पर, उसको हम डिमांड कहते हैं। तो डिमांड अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों की होती है और उसकी अलग अलग प्राइस होती है, उसको हम कहते हैं डिमांड। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड? व्यक्तिगत मांग से आप क्या समझते हैं? इंडिविजुअल डिमांड refers to the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. जब कोई एक आदमी किसी चीज की मांग करता है और वो जिस चीज को खरीदना चाहता है उसको खरीदने के लिए उसके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, जिस चीज को वो खरीद रहा है उसकी कोई एक प्राइस भी होगी और एक टाइम भी होगा, उसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड यानी कि व्यक्तिगत मांग। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट डिमांड? बाजार मांग से आप क्या समझते हैं? जब सारे के सारे कंज्यूमर या कस्टमर जितनी भी मार्केट में गुड्स वगैरह हैं उसको खरीदना चाहते हैं और उनको खरीदने के लिए उनके पास पैसे भी हो या रिसोर्सेस हो अलग अलग प्राइस पर और एक गिवन टाइम पर, तो उसको हम
मार्केट डिमांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड फंक्शन? आप डिमांड फंक्शन से क्या समझते हैं? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड इट वेरियस डिटर्मिनेंट्स। डिमांड फंक्शन हमें ये बताता है, इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कमोडिटी, कि हम किसी भी चीज की डिमांड कर रहे हैं और जो डिमांड है ना वो किन चीजों से प्रभावित होती है या फिर किन चीजों से वो तय होती है, उसको हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड? मांग के नियम से आप क्या समझते हैं? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। When price of any commodities increases, its demand falls, and when price falls, its demand increases. तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो लॉ ऑफ डिमांड है उसका जो रिलेशनशिप है वो कैसा होता है? इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी चीज के रेट बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड घटेगी, और अगर किसी भी चीज के रेट कम होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। When price of any commodity increases, जब किसी भी कमोडिटी यानी कि गुड्स या फिर आर्टिकल के प्राइस बढ़ रहे हैं, इट डिमांड फॉल्स, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू या उसकी जो मांग है वो घट जाएगी। एंड व्हेन प्राइस फॉल्स, और अगर किसी भी चीज के रेट कम हो रहे हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूट गुड? आप सब्स्टिट्यूट गुड से क्या समझते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु का मतलब होता है जब हम किसी एक चीज की जगह किसी दूसरी चीज से काम चला लें तो उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टी एंड कॉफी। मान लेते हैं सर्दी है, हमारा चाय पीने का मन कर रहा है, अगर हम किसी होटल में गए और वहां पर चाय नहीं है तो हम बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं है, हम कॉफी से काम चला लेंगे, तो हम कॉफी की डिमांड करेंगे। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट